आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MLT क्लासेस में। तो आज बड़ी मैं ख़ास खबर लाया हूँ आप सभी के लिए। आज जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, यूपी में, वहाँ की कुछ ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि परमानेंट पोस्ट आई है लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की। ठीक है, तो आओ ज़रा उसको डिस्कस करते हैं, क्या है क्या नहीं है, उसको समझते हैं, कैसे फिल करना है, कहाँ फिल करना है, कब उसकी लास्ट तारीख है। ठीक है, तो देखो गाइडलाइंस है, इसमें पढ़ लो। इसमें प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। ठीक है, एड्रेस का ये देख लो, इसका यूपी में ही है, लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात बता दूँ, अगर आपको कोई क्वेरी हो इस पोस्ट से रिलेटेड या कुछ डाउट हो तो आप ईमेल भी कर सकते हो, या फिर इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है 10 से 5 के बीच में वर्किंग डेज में आप कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर भी कर सकते हो अगर आपको भरने में फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, तो आओ इसको चालू करते हैं। पहली बात, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इसका है 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, आ जाओ इसके यहाँ पे पढ़ते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन इज़ ओनली ऑनलाइन। ठीक है, केवल आप ऑनलाइन भर सकते हो। ये रही उसकी वेबसाइट, इसको क्लिक करना और पहुँच जाना। ठीक है, द एप्लीकेशन सेंड थ्रू एनी अदर मीन्स नॉट एक्सेप्ट, यानी कि ऑनलाइन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है अप्लाई करने का। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, नो हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेंट्स और डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट बाय पोस्ट, बट कैंडिडेट शुड रिटेन अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम रेफरेंस। यानी कि थ्रू मेल, यानी कि डाक के ज़रिए आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, जो है आप ऑनलाइन डालो। ठीक है, बट जो आप फॉर्म भर रहे हो ऑनलाइन उसकी एक प्रिंटेड कॉपी ज़रूर रखो अपने पास। ठीक है, रेफरेंस के लिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कैंडिडेट मस्ट फुलफिल ऑल एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट एज पर द अपेंडेड गाइडलाइंस। यानी कि कैंडिडेट जो है वो सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना फुलफिल करने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात बता दूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार होने चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कोटे के लिए, जैसे होता है ना जनरल, EWS, OBC, SC/ST, डिसेबिलिटी, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट और आपका एक्स सर्विसमैन। ठीक है, ये सारे जो होते हैं कोटा और इनकी जितनी सीटें होती हैं प्लस इनकी फ़ीस कितनी है, एज रिलैक्सेशन, सब कुछ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही है। एक मैं बात आपको डायरेक्टली पहले बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हो, यानी कि आप किसी अदर स्टेट से हो, पंजाब से हो, बिहार से हो, है ना, तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार इसमें आपको कोटा नहीं देगी, आपको जनरल कैटेगरी में ही डालेंगी। भले आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में OBC हो, EWS हो या SC/ST हो या आप फ्रीडम फाइटर भी हो डिपेंडेंट, आपको वो जनरल कैटेगरी में ही सीट देगी, आपको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन प्रोसेस शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द पब्लिश शेड्यूल। यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन जो होगा शेड्यूल, उसका वेबसाइट के ऊपर डेट पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, और एग्जामिनेशन की भी डेट ऑनलाइन पब्लिश कर दी जाएगी, इसकी जो रिस्पेक्टिव ये देख रहे हो ब्लू कलर से वेबसाइट है उस पर। तो मैं फ़िलहाल बता दूं, अभी बस ये नोटिफिकेशन निकला है, इसकी रजिस्ट्रेशन अभी भी आपको इसका लिंक नहीं एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, मैं वेबसाइट पे अभी फ़िलहाल जाके आया हूँ और रजिस्टर करने का ट्राई किया मैंने, बट ना रजिस्ट्रेशन का मुझे कहीं भी लिंक नहीं मिला। अप्लाई नाउ पे मैं जा रहा हूँ तो मुझे इसका सिलेबस मिल रहा है और यही जो नोटिफिकेशन अभी आप देख रहे हो वो मिला हुआ है। तो फिलहाल ये लोग एक्टिवेट करेंगे उससे भी इसके रजिस्ट्रेशन लिंक को, फिर फर्दर इसमें आप ना आगे फॉर्म भर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर डिटेल शेड्यूल फॉर द एग्जामिनेशन। यानी कि एग्जामिनेशन शेड्यूल्स के लिए आपको इसके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो ये किंग्स जॉर्ज है उसके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल द वेकेंट पोस्ट कैंडिडेट मस्ट होल्ड नेसेसरी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल एंड अदर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन and experience by the last date of receipt for the application from, that is 31st of December 2024 as per guidelines appended। ठीक है,
यानी कि क्या बोला गया है कि कैंडिडेट के पास सारी जो डिग्री है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले तक के होने चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, डिटेल्स ऑफ द वेकेंट पोस्ट कैटेगरी विथ एजुकेशनल एंड अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आर गिवन बिलो इन द टेबल। अब आ जाओ भाई मेन मुद्दे पे, है ना, मेन मलाई में हाथ डालते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, ये तो देखो, ये तो खैर परफ्यूजन का, टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूजन, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मो का है ये। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी का है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लेवल 6 ये है हमारा। ठीक है, 29 पोस्ट है इसमें टोटल, जिसमें से देखो जनरल के 14 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 सीट, ओबीसी के 7 सीट और एससी के 6 सीट हैं। ठीक है, तो कुल हो गए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एग्जैक्टली, ये टोटल 29 सीट हो गए। ठीक है, लेवल 6 का है, पहले बता दूं काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी घुसते ही। तो खैर इसके आ जाओ, क्वालिफिकेशन देखते हैं। बैचलर्स डिग्री इन एमएलटी, ठीक है, या फिर मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंस, जो अभी बीएमएलएस ये सब चल रहा है ना, वो भी चल जाएगा। फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विथ 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन अ लेबॉर्ट्री अटैच विथ अ हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स। बीएससी की डिग्री चलेगी, एमएलएस या बीएमएलएस की भी गवर्नमेंट डिग्री चलेगी, लेकिन साथ में 2 साल का आपको 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, देखो जीएमएलटीज़ की भी है लेवल 5 पे। ठीक है, इसमें भी 7 सीटें हैं, 5 जनरल कैटेगरी के, 1 ओबीसी का और 1 एससी का। अगेन इसमें 10+2 मांगा है विथ साइंस सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा भी मांगा है एमएलटी में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का, और उसके साथ 1 साल का 100 बेडेड हॉस्पिटल का लेबॉर्ट्री का, मतलब आपको एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो ये 2 हैं हमारे, यानी कि 29 और 7 लगा लो, कितने हो गए 36। ठीक है, 29, 36। तो खैर 36 टोटल आप मान के चलो पोस्टें आई हैं, जिसमें आप चाहे तो अगर ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हो, लक आपका अच्छा है, तो आप टेक्नोलॉजिस्ट लग जाओगे, नहीं तो आप फिर जेएमएलटी लग जाओगे, दोनों बुरे नहीं हैं। ठीक है, आगे फिर ओटी है, न्यूक्लियर टेक्नीशियन है, डेंटल टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है। ठीक है, मेडिकल सोशल वर्कर ऑफिसर है, रिसेप्शनिस्ट है, फार्मासिस्ट है, लाइब्रेरियन है। नर्सिंग की आई नहीं इस बार, पहली बार हुआ मेरे ख्याल से आज तक, या पहले भी हुआ होगा, नर्सिंग की नहीं आई। वाह क्या बात है, नर्सिंग वाले वरना पक्का निकाले थे। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, एग्जैक्टली। टोटल 332 पोस्ट है, जिसमें से ऑलमोस्ट 35-36 तो हमारे लैब वालों के ही पोस्ट हैं। खैर बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है, भरो सारे भरो, तैयारी करो। इसमें देखो खास बात क्या लिखा है, नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज एंड डिक्रीज एज पर द डिसीजन ऑफ अथॉरिटी। मतलब ये है, ये जो पोस्ट अभी दिखाया गया ये बढ़ और घट भी सकता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन शैल बी एप्लीकेबल एज पर रूल, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी कि वो लोग जो कि फिजिकल हैंडीकैप हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं, प्लस जो कि फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं, उनकी बात कर रहे हैं, वो भी, उनका भी जो रिजर्वेशन होगा, है ना, उनका भी जो आरक्षण होगा वो यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से ही होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस आ जाओ, देखते हैं किसको कितना भरना है। ओबीसी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 2000 भरना है। ठीक है, और 360 रुपये जीएसटी, यानी कि टोटल 2360 रुपये भरना है। बड़ा महंगा हो गया यार, बेरोजगार हो सही सरकार कमा रही है। और अगर एससी एसटी की बात करें तो टोटल इन्हें 1416 रुपये भरने हैं एक फॉर्म के। ठीक है, एक मैं बात बता दूं आपको, ये जो नीचे आप पॉइंट पढ़ रहे हो ना, ये सारा, इनमें ये लिखा हुआ है कि जो अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि आपकी जो, जैसे मान लो किसी को, हम लैब वालों को जेएमएलटी में भरना है और टेक्नोलॉजिस्ट में भी भरना है, तो आप भर सकते हो, आप दोनों में भर सकते हो। दोनों में जो आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट होगा आपको दोनों में लगाना होगा, और दोनों में फ़ीस भी भरनी होगी। ठीक है, यानी कि जितने पोस्ट भरोगे उतनी बार आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो और इन्होंने ये बोला गया है कि इंस्टीट्यूट ये पूरी कोशिश करेगा कि दोनों जो पेपर हैं वो अलग अलग तारीख पे हो, सेम डेट पे ना हो, लेकिन फिर भी इट इज़ नॉट श्योर, हो सकता है कि दोनों के दोनों पेपर एक ही डेट पे हो जाए, तो ऐसी बात है। तो ना माइंड को मेक ओवर कर लेना, दिमाग में ये चीज़ रख लेना कि हो सकता है दोनों के दोनों एक दिन भी हो जाए, हो सकता है दोनों के दोनों अलग डेट पे भी हो, लेकिन मैं कहूँगा पर्सनली आप दोनों के दोनों पेपर भर दो,
ठीक है। अगर दोनों अलग अलग तारीख में हुए तो बढ़िया है, 2 बार आपको पेपर अटेम्प्ट करने का या कह लो जॉब को लेने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो गो फॉर इट। रिजर्वेशन के बारे में वही बोला गया है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, और जनरल कैटेगरीज जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे, उत्तर प्रदेश के जो बाहर के होंगे बच्चे, उनको जनरल कैटेगरीज में ही डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो EWS का जो सर्टिफिकेट होगा वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 2024 और 25 का जो होगा उसी को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि रीसेंट होना चाहिए, बिल्कुल तरोताज़ा, छान के निकाला हो अभी के अभी, तला तलाया। ठीक है, और जो कि फाइनेंशियल ईयर इसका होगा 23 से 24। EWS आपके पता होगा ना, जो वीकर सेक्शन होते हैं इकोनॉमिकल, जिनके पास थोड़ा पुअर कंडीशन होती है, वो उनका जो फाइनेंशियल पहले सर्टिफिकेट बनता है, तो फाइनेंशियल सर्टिफिकेट उसका 2023 से 24 का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपका जो सर्टिफिकेट होगा EWS का जो फाइनल बनेगा वो 2024 से 25 का भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए। हाँ, 23 से 24 का नहीं हुआ तो 24 से 25 का भी चल जाएगा, लेकिन होना इसी फाइनल जो आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा वो 24-25 का ही होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बता दूं, इसमें ये बोला गया कि जो फीमेल होती है कैंडिडेट्स, उनका जो सर्टिफिकेट बनेगा, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट EWS बनेगा, वो उनके पिताजी के साइड्स के इनकम के ऊपर माना जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो इसमें खैर ये तो हो गया लड़कियों के लिए। अब हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन मैंने आपको बताया था उसके कुछ रूल रेगुलेशन है इनके अपने। ठीक है, ये देखिए नीचे दिया हुआ है दिव्यांग, और दिव्यांग में कौन कौन है, जिनका 4% OL होगा, ठीक है, कुष्ठ रोग होगा, बौनापन होगा, हीमोफीलिया होगा, अम्ल आक्रमण पीड़ित होंगे, मतलब किसी का अटैक के थ्रू हो गया होगा, जैसे दंगा होगा में भी, और फिर थैलेसीमिया हो गया। ठीक है, एक्स सर्विसमैन हो गया, उनका 5%। ठीक है, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर उनको 2% मिलेगा, और फीमेल जेंडर को 20% का कोटा है। ठीक है, तो खैर आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये देखो, मैं एजुकेशनल और डिज़ायर क्वालिफिकेशन ये सब तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, अब क्या है इसमें एलिजिबिलिटी, हाँ वही चीज़ है, सोली रिस्पॉन्स, अगर आपने कोई भी कैंडिडेट आप भरते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन उसके ज़िम्मेदार आप हैं। ठीक है, सारा कुछ आपने सही, आप अपने हिसाब से सही भर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ ये बोला गया है कि अगर आप जैसे पेपर भरते हैं, ठीक है, और आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है और आपको पेपर के दौरान बैठने दिया जाता है, लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंट पेपर के बाद में इनकरेक्ट निकलते हैं, फॉल्स निकलते हैं, फेक निकलते हैं, तो आपको उसी टाइम पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और फर्दर सीट अगले जो आपके पीछे बच्चा है उसको अपॉइंट कर दी जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये बोला गया, इसमें नो इफ़ एंड बट वाली बात है। ठीक है, तो खैर अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना तो बड़े ध्यान से करना। ठीक है, एज रिलैक्सेशन लिखा हुआ है इसमें, देखो ये लिखा हुआ है, पहला तो कट ऑफ होगा इसका 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, द कट ऑफ एज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑल द पोस्ट इज़ 1 जुलाई 2024, यानी कि जो भी आप उम्र कैलकुलेट करोगे वो 1 जुलाई 2024 के हिसाब से करोगे। ठीक है, और एक बात बता दूं, मिनिमम 18 होनी चाहिए एज और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन SC ST एंड OBC के कैंडिडेट को 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि वो 45 साल तक, 45 ईयर्स तक की एज में वो जॉब भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो फिलहाल जो दिव्यांग डिसेबल कैंडिडेट जो होते हैं उनको एक्स्ट्रा 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि वो 55 की एज तक ये जॉब भर सकते हैं। ठीक है, खैर अगर एक स्क्राइब करके होता है, यानी कि राइटर होता है, जो दिव्यांग जिनके जैसे हाथ कटे होते हैं या उंगलियां कटी होती हैं, वो लिख नहीं सकते हैं, तो इन दैट केस, या लिख नहीं कर सकते, या कह लो टाइप नहीं कर सकते, माउस ऑपरेट नहीं कर सकते, उनको क्या होगा, एक स्क्राइबर या कह लो राइटर रखना होगा खुद से। उसके लिए ये इंस्टीट्यूट जो है किंग्स जॉर्ज, वो राइटर अवेलेबल नहीं कराएगा, तो आपको वो खुद एक राइटर का अरेंजमेंट खुद करना होगा, और एग्जामिनेशन से पहले KGMU से, यानी कि किंग्स जॉर्ज यूनिवर्सिटी से, उस राइटर के लिए परमिशन भी लेनी होगी। ठीक है, तो एक बार आप इसके बारे में जो ऊपर नंबर दिया था ना, उससे आप बात करके प्रॉपर क्लैरिफाई कर लेना, अगर आप डिसेबल कैटेगरी में आते हो तो। ठीक है, अब दिया हुआ है परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है, जिनकी जॉब 3 साल रेगुलर जॉब उन्होंने की हुई है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट की बात करें, जिन्होंने यूपी में ही, ठीक है, बेसिकली यूपी की बात तो नहीं, यूपी की बात नहीं की, सॉरी, यानी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिन्होंने कि 3 साल रेगुलर जॉब की है कंटिन्यूसली। ठीक है,
उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन और मिलेगा। समझ गए? तो यानी कि जो जनरल में था और अगर उसने 5 साल एक्स्ट्रा 3 साल कहीं रेगुलर जॉब करी हुई है तो वो एज एन एक्सपीरियंस लाएगा यहाँ पे अपना, और उसको 5 ईयर एक्स्ट्रा यानी कि उसको जनरल वाले को 45 हो जाएगा। और यही 45 जो पहले से ओबीसी SC ST वालों को मिल रही थी, और अगर उस कैंडिडेट ने 3 साल रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम किया है तो उसको फिर 5 ईयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि 45 वाले को 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे आप ये जो खेल है। ठीक है, अब ये देखो एक्स सर्विस मैन, ठीक है, एज रिलैक्सेशन विल बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, नियुक्ति, ठीक है, ये सब इनका कुछ रूल है, ठीक है, उनको उस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 ईयर्स तक का मिल सकता है। ठीक है, उतना ही है। वो भी देखो फोर्सेस वालों, मिलिट्री वालों के लिए कह रहे हैं, ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है, अदरवाइज एलिजिबल पर्सन। ठीक है, बस यही चीज़ है। एप्लीकेशन में देखो आपको क्या क्या सामान लगेगा, आपकी सामग्री क्या क्या लगेगी। देखो रिसेंट स्कैन कलर फोटोग्राफ जेपीजी या जेपीईजी में फॉर्मेट में होना चाहिए और इसके साइज़ 80 KB पे होना चाहिए। सिग्नेचर होना चाहिए 80 KB पे। मैं वैसे सिग्नेचर में कई बच्चों को डाउट होता है ब्लू या ब्लैक पेन से, यार मैं कहूँगा बेसिकली ब्लू से कर लो, ज़्यादा सही है। एक ईमेल आईडी, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो 10th 12th और डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी कैटेगरी जो है ना, ओबीसी SC ST इन सब का, या अगर आपको लाइक क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है उसका स्कैन कॉपी। एक बार बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अगर आप कोई कोटा या कैटेगरी क्लेम कर रहे हो तो आपको उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि नागरिकता सर्टिफिकेट भी, नागरिकता प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। ठीक है, तो आपको उसकी भी फ़ोटो लेनी होगी। ठीक है, और अगर कोई रेगुलर जॉब पहले कर रहा था, 3 साल वाली जो बात बताई थी ना मैंने, 3 साल की गवर्नमेंट जॉब कोई कर रहा था तो उसको NOC भी लेना होगा अपने लास्ट इंस्टीट्यूट को जहाँ पे वो काम कर रहा था। ठीक है, वो भी इसमें डालना होगा। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी पे सारा कुछ डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आप जैसे वैसे भरोगे फॉर्म को वैसे। तो स्टेप देखो कैसे भरना है, ये जो वेबसाइट पे चले जाना, रजिस्ट्रेशन होगा, लिंक बनेगा। अभी खैर रजिस्ट्रेशन का कोई लिंक नहीं है, उसमें आपको नेम पोस्ट ये सब भरना होगा। ठीक है, सारे क्रेडेंशियल भरेंगे। तो फ़िलहाल अभी तो आप इतना समझ लो कि ये पोस्ट आई हैं, इसकी तैयारी करो। इसका सिलेबस थोड़ा अलग है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के बारे में भी। तो ये आपके सामने आपका सिलेबस जो आपको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले पूछेंगे। तो इसमें 2 होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो उसकी सारे सब्जेक्ट्स जो सारे जो पोस्ट है उसके लिए कॉमन रहेगा, और पार्ट बी जो होगा जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो पार्ट ए में देख लो क्या है, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड्स आएगा और जनरल इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम अपने पोस्ट पे चलते हैं, हमें जिससे मतलब है। ठीक है, ये देखो क्या रहेगा पार्ट ए में। ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है, विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का होगा, 2 साल बोल रहा हूँ तो 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, जिसमें कि 100 मार्क का होगा, ये 100 नंबरों का होगा और वो MCQ होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, 60 मार्क्स जो होगा वो कोर सब्जेक्ट का होगा, यानी कि आपके MLT सब्जेक्ट का होगा, लैब से होगा। 10 मार्क्स का जनरल इंग्लिश होगा, 10 मार्क्स का जीके होगा, 10 मार्क्स की रीजनिंग और 10 मार्क्स से मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। मैं आपको ना इसका एक तरीका बताता हूँ। मैंने भी ऐसा DSSB का पेपर दिया था, उसमें भी यही पैटर्न होता था, बट उसमें कह लो 200 नंबर का पेपर आता था, तो काफ़ी लंबा पेपर जाता था। आपको एक बात बता दूँ, 60 नंबर जो है पेपर का, अगर आपका वो तैयार है, ठीक है, वैसे मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं 60 नंबर को तैयार करके आते हैं, बिकॉज लैब का सब्जेक्ट हर कोई पढ़ रहा है आज के टाइम पे। ये बच्चे जो 10 40 नंबर है ना, असली गेम इसी में शुरू होती है। असली जो कह लो ना, खेलना और हारना इसी में शुरू होता है। अगर आपका लैब का सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो, अगर नहीं है तो पहले वो 60 नंबर लो भैया, उसके बाद इस 40 के पीछे पढ़ना। और इस 40 की मैं बात बता दूं, ये जो इंग्लिश है, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, अगर आपको 100/100 100/100 श्योर हो तो ही मार्क करना, वरना मत करना। ठीक है, क्योंकि अभी तक इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है कि नेगेटिव मार्किंग ये लोग यूज़ करेंगे या नहीं यूज़ करेंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई तब तो मार के आ जाओ, 100/100 टिक करके आ जाओ कोई ना कोई। और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो भैया बहुत सोच समझ के ही इन 40 नंबरों को में खेलना। ठीक है, अगर नहीं श्योर हो रिस्क ही मत लो। ठीक है, बिल्कुल रिस्क मत लो। तो
खैर ये तो सारा इन्होंने दिया है कि इन लोग क्या क्या पूछेंगे। जैसे हाँ देखो रीजनिंग में क्या है, ठीक है, नॉन वर्बल वर्बल टाइप में, ठीक है, बोथ, ठीक है, एनालिसिस, जजमेंट, रिलेशनशिप, डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी को इस पे भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ भाई रीजनिंग पे भी सर वीडियो डालो। जीके पे देख लो क्या क्या पूछेंगे वो ही बता देना। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, इंटरेस्ट, रेशियो, स्क्वायर रूट, ठीक है, ट्रायंगल, सारे किसके बारे में बोलेंगे, पॉलीगन, सर्कल, प्रिज्म, ठीक है, जितना कुछ होता है अलजेब्रा वेलजेब्रा जितना कुछ है, ठीक है, सारा कुछ बेकार का सब सारा कुछ पूछ लेंगे लोग, ठीक है। आज तो मैं सारा कुछ हिस्टोग्राम सारा कुछ डिस्टेंस विस्टेंस सारा कुछ है, ठीक है। ये देख लो इंग्लिश में क्या है, इसमें अनकरेक्ट इंग्लिश होगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन होगा, और वही मतलब सिनोनिम ये सब, ब्लैंक्स, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, मिस स्पेलिंग, आइडम्स, फ्रेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, नरेशन जो होगी, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस होंगे, ऐसा करके बड़ा कुछ होगा, ठीक है। लेवल इसका होगा मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी, यानी कि 10th से लेके 12th तक जितना है ना उतने में होगा इंग्लिश, ठीक है। बाकी सब में लेकिन कुछ नहीं पता है क्या होगा, ठीक है। अब ये देख लो ये हमारा क्या टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन का है। तो ये है हमारे एमएलटी सब्जेक्ट से, ठीक है। कोर सब्जेक्ट में देखो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आएगा, बायोकेमिस्ट्री आएगा। इसमें क्या क्या आएगा वो आप ना चाहे तो पॉज करके पढ़ लेना, वरना मैं जो है इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ दूंगा, ठीक है। इसके नोटिफिकेशन का भी लिंक डाल दूंगा और तो और इसके सिलेबस का भी, तब आप ना इस जो ये पीडीएफ फाइल है या कह लो इसका जो लिंक है उसमें आपको डायरेक्ट पहुंचा देगा पीडीएफ पे, सारा आप डिटेल में पढ़ लेना। माइक्रोबायोलॉजी है, हमारे जितने लैब सब्जेक्ट्स होंगे ना सारा कुछ पूछ लिया जाएगा, सारा कुछ नहीं छोड़ा हुआ। तो खैर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को मैं यहीं तक एंड करता हूँ, और ऐसे जितने भी अमेजिंग वीडियोज़ हैं धीरे धीरे आते रहेंगे, मैं आपके सामने लेके आते रहूँगा, ठीक है। तारोतरीन एकदम तरोताज़ा खबर लाते रहूँगा, नए नए पोस्टें लाते रहूँगा जो जो निकलेंगे। सो स्टे ट्यून, इस चैनल पे बने रहना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को यार। बड़ी मेहनत से मैं इसको ना रात रात भर बैठ के बनाता हूँ, ढूंढता हूँ पोस्टें। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और मैं इन बच्चे से कहूँगा जो कि जॉब अभी भरने वाले हैं, अच्छे से तैयारी करो, हर लेक्चर लगाओ, ज़रूरी नहीं मेरे चैनल पे देखना, हर चैनल पे देखो। और तो और वो बच्चे जो कि अभी बीएससी कर रहे हैं मैं उनसे भी बोलूँगा कि आप अपना जस्ट एक डमी ट्राई करो, अगर भर सकते हो तो, और अगर नहीं भर पाते हो तो लीव इट, कोई बात नहीं, हम इसको फिर भी प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चन पेपर को जैसे अवेलेबल होगा वैसे ही, ठीक है। और बेसिकली डमी भरने से फ़ायदा ये होगा आपको, एग्जामिनेशन हॉल का ना कहते हैं एक फियर जो होगा आप उसको फेस करोगे और ओवरकम करोगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, सारे पढ़ो और आगे बढ़ो।